नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेक्शन में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर माइग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड इट्स वेरी रिलेवेंट फॉर सोसाइटी ऑल्सो। एक प्रशासक और एक जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उससे माइग्रेशन के हर एक पहलू को समझना और भी जरूरी है। So it's a better part of geography for your understanding, and it's good for examination also. So we are going to discuss about the new chapter, that is migration. Migration is a big issue nowadays due to coronavirus also. So it is a thing to understand for administrator, thing to understand for geographer also. So we have प्रवास as a chapter. प्रवास माइग्रेशन। प्रवास को किस रूप में पढ़ सकते हैं हम एग्जामिनेशन के लिए, उसको पहले देखा जाए कि हमारे लिए प्रवास का कौन कौन सा पहलू जरूरी है। देखिए, सर्टेन एग्जामिनेशन के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और उससे रिलेटेड बातें आपका महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। जैसे देखिए, माइग्रेशन क्या है या प्रवास क्या है, उसको डिफाइन करना पहला उद्देश्य होना चाहिए कि प्रवास को हम परिभाषित कर पाए। सेकंड, दूसरा उद्देश्य होता है इसके कारण को, कॉजेस को या कारण को ये जान जाएं, तो ये भी हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट के लिए जरूरी होता है। तीसरा है कि ज्योग्राफी के रिलेटेड इसके कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं, इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं या फिर इसके कौन कौन से परिणाम होते हैं, ये आपको पूछा जाता है। इम्पैक्ट आज के दिन में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ थ्योरीज हैं, अगर उसको भी पढ़ लें तो आप इसको डेप्थ से जान सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें आज तक के एग्जामिनेशन को में पूछा गया है और उन चीजों को हम पहले इसको डील कर लें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। पहले शुरू करें कि माइग्रेशन है क्या। इसको लिखिए, प्रवास अल्पकालीन या दीर्घकालीन स्थान परिवर्तन है जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर मानव का स्थानांतरण होता है। सो माइग्रेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ प्लेस फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल एरिया टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। सो प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान, एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थानांतरण है जो अल्पकालीन हो सकता है या फिर दीर्घकालीन हो सकता है। इट में बी शॉर्ट टर्म और long term. It influences the both area, departure area and destination area. यह प्रस्थान स्थान को भी प्रभावित करता है और गंतव्य स्थान को भी प्रभावित करता है। So migration influence both place, the departure place और that is the arrival place. अब देखिए, इसमें जानिए कि माइग्रेशन होता क्यों है, कारण क्या है। इसमें देखो, दो चीजें अलग अलग होती है। एक को कहते हैं हम पुल फैक्टर्स। उसको बोलते हैं हम अपकर्ष कारक, और एक कहते हैं हम पुश फैक्टर्स। इसे बोलते हैं हम प्रतिकर्ष कारक। So we have two types of factors. One is a push factor and one is a pull factor. ये देखिए, इन चीजों को हम बहुत ही प्रारंभिक रूप से जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आते हैं। जरूरत यह है कि इसको एक हाई लेवल पे, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाइए, जिसमें आपको एक चीज का एहसास हो कि ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, हमारे प्रवास को प्रभावित करते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। देखिए, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं
अनफेवरेबल कंडीशन है उसे हम पुश फैक्टर कहते हैं, और जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, फेवरेबल कंडीशन है, इसे हम पुल फैक्टर कहते हैं। सो लिखिए, द लेवल ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। प्रवास जो है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक पर निर्भर करता है। पुल फैक्टर इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर पीपल टू लिव इन। लिखिए, अपकर्ष कारक एक अनुकूल परिस्थिति होती है जो मानव को वहां रहने में मदद करता है। सो पुल फैक्टर इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ पॉपुलेशन टू लिव इन, उस क्षेत्र में रहने में मदद करता है। इट कैन बी डिफरेंट कंडीशन, इट कैन बी फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कल्चर कंडीशन। ये जो अपकर्ष कारक है वो भौतिक कंडीशन हो सकता है, किसी की जलवायु, वहाँ की भूआकृति, या फिर वहाँ के जल की उपलब्धता, या फिर वहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट है, भौतिक कारकों पर निर्भर कर सकता है, पॉलिटिकल कंडीशन पर निर्भर कर सकता है। सो इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन, यू कैन राइट ओनली द पॉइंट्स, पॉलिटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल and also related to natural factors. So ऐसे अनुकूल कारक जो भौतिक कारक हो, आर्थिक कारक हो, सांस्कृतिक कारक हो और राजनीतिक कारक हो, वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सेकेंड when you write about the push factors, पुश फैक्टर को लिखिए प्रतिकूल कारक। ऐसा कारक, ऐसा भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक जो जनसंख्या को वह स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित करता हो। द फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर एंड political factor compel the population to leave the place, that is a push factor. So there are two factors for controlling the level of migration. The one is a push factor, the second is a pull factor. Now we have to discuss about these factors in later on. Now we have to know about the forms of migration. Then we'll discuss about these push and pull factors. One is right about there are two forms of migration. लिखिए कि प्रवास के दो रूप होते हैं। एक है जिसको बोलते हैं हम immigration, that is emigration, that is E here. E means end. And the second is immigration. इसको बोलते हैं अप्रवास और इसी बोलते हैं हम उत्प्रवास। So one is incoming. I means in. जहां पर आया, the arrival place is immigration and the departure place is emigration, उत्प्रवास। लिखिए जनसंख्या प्रवास के दो रूप होते हैं। फर्स्ट लिखिए अप्रवास, इट इज अराइवल टू द प्लेस, किसी स्थान पे आगमन अप्रवास कहलाता है। अराइवल टू द प्लेस इज इमाइग्रेशन एंड द सेकेंड इज एमिग्रेशन, इट इज डिपार्चर फ्रॉम द प्लेस, जो किसी स्थान से प्रस्थान होता है दूसरे स्थान की ओर, गंतव्य स्थान की ओर, तो उसे हम कहते हैं एमिग्रेशन। एक एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, एक we have 3 states of India. We have UP, Bihar and Rajasthan. So these states are known for high level of migration. The people from these states are going to other states for working condition or for job or employment. So out of these 3 states, UP is the largest state for out migration or emigration. And among the states of India, Maharashtra is the largest state to receive the population. So Maharashtra is a state known for immigrant and UP is known for emigrant.
So in this way we can understand the level of migration in two forms. One is the arrival place, one is a departure place. So at arrival place we'll find the number of population adding to the natural number of population in that area. उस क्षेत्र का population बढ़ जाएगा और जहां से population जा रहा है उस एरिया का population somehow decrease कर जाएगा. So ऐसी कंडीशन हम इम्पैक्ट में पढ़ेंगे. So we have two forms of migration. One is immigration and emigration. Emigration means departure from the place and immigration means arrival to the place. So अभी तक जो हमने जितने भी वर्ड्स हैं उसको हमने पढ़ा है. माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन के कौन कौन से रूप होते हैं. One is immigration, one is emigration. And what are the causes for the migration? That is a push factor and pull factor. Now come to the causes area. I would like to discuss the detail of causes. So go for the first causes, that is physical causes, or you can say natural causes. भौतिक कारक, अगर हिंदी में लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा. भौतिक कारक, that is physical factors. So physical factors include what I'm telling you. First of all, it is a climate. This is the first thing. Topography is the second thing. The available soil and water. These are the factors responsible for push force or pull force. Try to understand the first thing, that is the climate. So see, one geographer is Taylor, Griffith Taylor, and he has given the theory of June and Strata for the formation of or the evolution of human race. In his concept, all the races in the world originated in Central Asia. Central Asia. Like you have Kazakhstan, Uzbekistan, the surrounding area of Caspian Sea. So the major races in the world had the origination place around Caspian Sea. And it was around Pleistocene Ice Age. So after that, due to the very cold condition, due to harsh condition, people began to move to other areas. And in this way, the migration begins at first level. So the people from there migrate to other continents, and the races of different kinds of races evolve or the originated on the Earth's surface, evoluted on Earth's surface. So he has given the theory that it was first was a Negro, then Negroid, Protoslide, Caucasoid, Mongoloid. This type of races originated due to the migration from the central place to outside area. So it was the first example of climatic condition. That is, a climate plays a role for the migration of people in early stage from Central Asia to outside. So right, the first factor, that is climate. लेकिन जलवायु प्रवास को प्रभावित करता है. Climate influence the level of migration. The favorable climate attract population and unfavorable climate push the people to go outside area. अनुकूल जलवायु जनसंख्या को आकर्षित करता है और प्रतिकूल जलवायु उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है. So favorable climate attract population and unfavorable climate push the population to other areas. We can cite one example in the history of mankind. मानव के इतिहास में एक उदाहरण को हम देख सकते हैं. According to Taylor, the origination of races was in Central Asia. टेलर के अनुसार प्रजातियों का उद्भव मध्य एशिया में हुआ एंड इट वाज अराउंड प्लेस्टोसीन एरा, जो प्लेस्टोसीन युग के हिम युग के आसपास हुआ.
And later on, due to climate changes, the people began to move from Central Asia to other parts. और बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजाति मध्य एशिया से बाहर की ओर पलायन किए. In this way, different races originated due to climatic character. और इस प्रकार विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ. So it was a good example of migration of people, and it has given the better thing that we have different type of races due to different climatic area. So this is the first case of climate, you can understand. The second is topography. Topography play a great role for the migration, level of migration. See, in a mountain area we have less economic development. In a plain area there is a prosperity and development of economic activities. So normally the people from mountain area migrate to plain area for better life. This is the first reason. And the second is extreme climatic condition in mountain area compel people to leave the area. जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, अतिशय जलवायु होती है. एंड द पीपल मूव फ्रॉम माउंटेन एरिया टू लेवल ऑफ प्लेन एरिया. नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल हियर. यू हैव अ माउंटेन, यू हैव द एरिया ऑफ India where you have the mountain areas. You can imagine. See, where I'm going to discuss about the level of migration, we should always focus about the example. It should be given in reference of India, in reference to a state, and some of the example related to the world also. तो एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जो आपको विश्व के संदर्भ में भी हो, भारत के संदर्भ में भी हो, और जब अगर किसी स्टेट विशेष का एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो उसके संदर्भ में दिया गया हो तो वो समझ ज़्यादा बेहतर होगा. सो टोपोग्राफी को देखिए. यहाँ पे हमारे कुछ भारत के पर्वतीय राज्य हैं जहाँ पे ट्रांसह्यूमेंस होता है. ट्रांसह्यूमेंस, इसको अगर हिंदी में लिखें तो ऐसा लिखेंगे हम, ऋतु प्रवास होता है. ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस. इट्स अ सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट. ऋतु प्रवास एक प्रतिकूल जलवायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन है. और ये जलवायु जो है टोपोग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ शामिल किया. सो देखिए कि भारत का जो ये राज्य है, पर्वतीय राज्य है, वहाँ पे ढेर सारे ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जो ऋतु विशेष में माइग्रेट करते हैं. बहुत सारी प्रजातियां हैं. इसको हम इसे हटा दे तो ज़्यादा अच्छा है. सो देखिएगा कि जो एरिया है भारत की पर्वतीय राज्य में, यहाँ पे ऐसा ले लिया जी, ये कश्मीर का एरिया है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और इस तरह का एरिया है. तो कश्मीर से देखिएगा जो एरिया है, गुज्जर होते हैं, बकरवाल होते हैं. यहाँ पे हिमाचल का गद्दी होता है. यहाँ पे सिक्किम और उत्तराखंड में भूटियाज होते हैं. ये सारे कम्युनिटीज हैं जो शीतकाल में जब विंटर कंडीशन होता है तो जहाँ पे 36,000 मीटर की हाइट है, ऊपर का एरिया है, 4500 मीटर का हाइट है, तो ये एरिया बर्फ के से ढक जाता है. और ऐसे कंडीशन में वहाँ पे ग्रासलैंड की कमी हो जाती है. ग्रासलैंड के ऊपर बर्फ जम जाने के कारण चारागाह भूमि खत्म हो जाता है, कम हो जाता है. एंड द पीपल बिगिन टू माइग्रेट टू अदर एरिया फॉर सर्वाइवल. ऐसे कंडीशन में जो विंटर में माउंटेन से प्लेन की ओर आते हैं, और जब विंटर खत्म हो जाता है तो प्लेन से माउंटेन की ओर आते हैं. तो इस तरह का जो माइग्रेशन है वो आपका टोपोग्राफी से रिलेटेड होता है. सो लिखिए, due to topographical reason there is a level of transhumance. भूआकृति के कारण ऋतु प्रवास हुआ करते हैं. It is a movement of people from mountain area to plain area and from plain area to mountain area with a change of season. यह ऋतु परिवर्तन के साथ पर्वत से मैदान की ओर और मैदान से पर्वत की ओर जनस्थानांतरण है.
It's a migration of people from mountain to plain area and plain to mountain area with a change of season. In Indian states, among the states of India, we have the people like Gujjar, Bakarwal and Gaddis, and they are moving from mountain area during winter, and during summer they are coming to plain to mountain area. भारत की पर्वतीय राज्यों में ये गद्दी, that is Bhutia, Gujjar, Bakarwal, and these communities are moving from mountain area, पर्वत से मैदानी क्षेत्र की ओर और मैदान से पर्वत की ओर ऋतु परिवर्तन के साथ जन स्थानांतरण करते हैं. So this is the one form of migration due to topography. लिखिए, यह भूआकृति के कारण होने वाला स्थान परिवर्तन है. नेक्स्ट यू राइट सॉइल. लिखिए, सॉइल fertile soil or level alluvial soil is better for agriculture. लिखिए कि जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल होती है. So the people tend to move in a plain area for better agriculture practice. So ऐसी स्थिति में जो मानव हैं अधिकांश जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं. And finally is water. Water is a source for irrigation, industries and domestic uses. लिखिए, जल का उपयोग कृषि, उद्योग, नगरीकरण और घरेलू उपयोग के लिए होता है. So the most of the rivers bank area has high concentration of population. इसलिए अधिकांशतः जो नदी का तटवर्ती क्षेत्र है वहां जनसंख्या का संकेंद्रण मिलता है. सो आई हैव एलैबोरेटेड द फिजिकल फैक्टर्स. अब देखिए, जो दायरा है आपके पास आंसर लिखने का, उस दायरे के अनुसार सभी को पॉइंट बनाइए और सभी पॉइंट्स के बारे में अपना विचार लिखिए. जहां कोई जरूरत हो उसको मैप को भी बनाइए, तो वो आंसर आपका एक बेहतर आंसर हो जाएगा. The second you write physical factor. After that you write about the economic factor. Economic or आर्थिक कारक. आर्थिक कारक, economic factors. देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. that is रोजगार. देखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ रोजगार की संभावनाएं कम होती है और नगरीय क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती है. तो एक बड़ा सा फैक्टर है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से आउट अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट करते हैं. So mainly in India, particularly in India or developing countries, migration takes place from rural area to urban areas. लिखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर होते हैं. There is less facilities of employment in a rural area due to agriculture activities and primary activities, जहाँ सिर्फ प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है, कृषि और खनन कार्य होते हैं. In urban area there is a lot more available employment there. जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर रोजगार के बहुत अधिक अवसर होते हैं. So people move from rural area to urban area in search of employment. ऐसी स्थिति में जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण पॉपुलेशन है, वो नगरीय क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रवास करते हैं. So there is a migration from rural area to urban area in search of job facilities. In a urban area, there are other activities like industry, service sector. So it is a pull area for population. लेकिन नगरीय क्षेत्र में उद्योग भी होता है और सेवा क्षेत्र के भी कार्य होते हैं, इसलिए यह आकर्षण का काम करता है. It is an area of pull force due to high number of employment opportunity in the field of secondary activities or service sector.
जो सर्विस सेक्टर है और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ पर प्रवास के फैक्टर बनते हैं, पुल फैक्टर बनते हैं। तीसरा फैक्टर है वो है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इसको लिखिए, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक को कई फेज में लिखें ऐसे। सोशल और कल्चरल फैक्टर को सबसे पहले हम जोड़ते हैं इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन, उसको संस्था लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। संस्थाएं देखेंगे, जो रूरल एरिया में जो एजुकेशन का लेवल होता है, संस्थाएं होती है, इट्स टिल सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी तक की एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, जबकि जो हायर एजुकेशन है वो एजुकेशन आपको अर्बन एरिया मिलता है। सो पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया फॉर हायर एजुकेशन। सो मेजर मेट्रोज एरिया आर द सेंटर एरिया फॉर एजुकेशन। और पहले के दिनों में देखिए, जो भारत के कुछ महानगर जो शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए और जहां पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ, जैसे इलाहाबाद है, अलीगढ़ है, पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, these are the educational institution center. So people begin to move from their rural area to these city area for education purpose. So एक कारण हो गया सोशल कल्चर एरिया में। दूसरा देखिएगा कि रिलीजियस कारण भी होता है, धार्मिक कारण भी होता है, रिलीजियस फैक्टर ऑल्सो। कुछ कुछ दिनों में देखिएगा कि माइग्रेशन अल्पकालीन भी होता है, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे हज के लिए मक्का मदीना जाना, कुंभ स्नान के लिए जाना, यह कई फैक्टर्स पे जो जगह हैं जहाँ पे धार्मिक उत्सव होते हैं, पीपल माइग्रेट टू दैट एरिया फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। ऐसा कारण एक धार्मिक कारण के रूप में आता है। या फिर देखिएगा, जहाँ पे कोई धार्मिक केंद्र है उसके आसपास लोग किसी रोजगार के बिना भी उस धार्मिक आकर्षण के कारण वहाँ रहते हैं। दैट इज द इंस्टीट्यूशनल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। लिखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। लिखिए संस्थाएं व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अट्रैक्ट पॉपुलेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द पुल फैक्टर फॉर यंग पीपल। लिखिए कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं युवा जनसंख्या को आकर्षित करता है। इन इंडिया देर आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्लेस लाइक अलीगढ़, वाराणसी, पाटलिपुत्रा एंड ऑल्सो इलाहाबाद। दीज आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये सभी शिक्षा के केंद्र रहे हैं जो जनसंख्या को आकर्षित करता है। इन द वर्ल्ड वी हैव ए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जहां लोग जाके शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। सो विश्व के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को दे सकते हैं। नाउ वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स ऑल्सो। कुछ धार्मिक कारणों से भी व्यक्ति प्रवास करता है, लाइक सम ऑफ द शॉर्ट टर्म माइग्रेशन आर रिलेटेड टू रिलीजियस रीजन्स। जो अल्पकालीन प्रवास कुछ धार्मिक कारणों से भी होता है। सो इसको लिख चाहिए कि दीज आर द फैक्टर रिलेटेड टू सोशियो कल्चर फैक्टर्स। ऐसा भी जोड़ दीजिए कि जनसंख्या का संकेंद्रण प्राचीन काल में धार्मिक केंद्रों के आसपास मिलता था। मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिटीज वर कल्चरल सिटीज एंड द पॉपुलेशन एरिया और द पॉपुलेशन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कल्चर सेंटर्स। जैसे देखिए कि पुराने समय में हमारे पास सिटीज था, उज्जैन, मदुरई या फिर पाटलिपुत्र या फिर वाराणसी। ये ऐसे धार्मिक केंद्र थे जहां पे कोई बड़ी सी आर्थिक क्रियाएं नहीं होती थी, लेकिन धार्मिक केंद्रों, सांस्कृतिक केंद्रों की प्रसिद्धि के कारण जनसंख्या वहां निवास करता था। सो दिस वाज द सोशल कल्चर फैक्टर्स। चौथा फैक्टर्स लिखिएगा पॉलिटिकल फैक्टर्स। दैट इज राजनीतिक कारक। लिखिए पॉलिटिकल कंडीशन इन सोसाइटी अट्रैक्ट पॉपुलेशन। लिखिए समाज और देश की राजनीतिक स्थिति
जनसंख्या को आकर्षित करती है। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और वॉर कंडीशन पुश द पॉपुलेशन टू अदर एरियाज। और वॉर की स्थिति और युद्ध की स्थिति से जनसंख्या उस क्षेत्र से पलायन करती है। सो इन द केस ऑफ वॉर, social conflict, people begin to move from one area to other areas। जैसे लिखिए कि हमारा एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का एरिया है, या फिर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहती है, then people don't like to leave that area। उस क्षेत्र में निवास नहीं करती हम। They tend to move to the favorable political stable area। उस क्षेत्रों में निवास करना चाहती है जहाँ पे राजनीतिक स्थिति बेहतर है और वहाँ पे जीवन सुरक्षित हो। सो ऐसे कंडीशन में प्रवास होता है। अब देखिए ये चारों ही फैक्टर्स एक संदर्भ में पुश फैक्टर भी हैं और एक संदर्भ में पुल फैक्टर भी है। फेवरेबल क्लाइमेट जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु है, बस अनुकूल जलवायु है, कोई पोलर एरिया में रहना नहीं चाहेगा। ऐसे ही हमने कहा कि जो सभ्यता के क्रम में हमने बताया आपको, सो विश्व की अधिकांश जनसंख्या पोलर एरिया में नहीं रहती है और वो आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में निवास करती है। तो माइग्रेशन का हमने अभी तक 3 एरिया पढ़ा। व्हाट्स अ माइग्रेशन, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन and what are the push and pull factors affecting the level of migration in different regions। So अब ये आते हैं कि माइग्रेशन का प्रभाव क्या होता है, परिणाम क्या होता है। माइग्रेशन के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, दूरगामी परिणाम होते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को प्रवास प्रभावित करता है। अब देखिएगा सबसे जो पहला प्रभाव जो है वो जनसांख्यिकी प्रभाव होता है। जनसांख्यिकी प्रभाव, या इसको लिखें तो डेमोग्राफिक लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा है, डेमोग्राफिक। सो डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा नजर आता है। अब डेमोग्राफी हमारे लिए एक बड़ा सा एरिया है और इस आंसर को आप बेहतर ढंग से लिखिए तो वो ज़्यादा ही क्लियरिटी से जाएगा। अब देखिए कि इसमें जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी का क्या क्या पॉपुलेशन आएगा। उसमें पहला है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रभावित होता है, या ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ प्रभावित होता है, एक होता है। दूसरा देखिएगा कि सेक्स रेशियो प्रभावित हो जाएगा। तीसरा देखिएगा कि एज कंपोजिशन प्रभावित हो जाएगा। चौथा देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली प्रभावित होता है। उस एरिया में जो पॉपुलेशन का मेल फीमेल रेशियो, लिटरेसी लेवल प्रभावित हो जाएगा। कैसे प्रभावित होता है इसको देखिए कि सपोज अ पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो रूरल एरिया का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और नगरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब थोड़ा सा और भी सोचिए कि भारत में क्लास सिटीज हैं, क्लास 1 से लेके 6 क्लास सिटीज हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्लास 6 का है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ जाएगा, क्लास 6 में, चूंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, रोजगार के अवसर ज़्यादा है। देखिएगा कि जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 का है, 50,000 का है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। पर उस एरिया में रहा जहाँ ऑलरेडी 1 लाख पॉपुलेशन है, चूंकि वहाँ रोजगार के अवसर पहले से ज़्यादा है। सो देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन इन अ रूरल एरिया, देयर विल बी लेस पॉपुलेशन or dependent population, and in urban area there is a high level of concentration of people due to a different opportunity। दूसरा देखिएगा सेक्स रेशियो। कभी कभी हम डेमोग्राफी डेटा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो बहुत ही इम्बैलेंस है, कभी पढ़ते हैं दिल्ली का सेक्स रेशियो बहुत ही इम्बैलेंस है। जब उसका रूट कॉज देखेंगे तो सोशल कॉज से ज़्यादा एक और भी कारक आता है, दैट्स माइग्रेशन।
the people from other states are coming to metro areas and the main population migration is of male population. वहाँ आने वाले जनसंख्या में मुख्यतः मेल पॉपुलेशन होता है, फीमेल पॉपुलेशन कम होता है जो रोजगार की तलाश में आते हैं. So there will find imbalance sex ratio, more number of male population and less number of female population. You talk about the state like Haryana, there may be some social cause, there may be some discrimination, but you will find the number of outside people are coming to Haryana as a male population. That is also one reason of imbalanced sex ratio. So you have the state like some area of Chandigarh, area of Delhi and Haryana, you will find imbalanced sex ratio. One reason is also the migration of male people to the immigrant state. So that is the main reason of impact of sex ratio. The second is the age composition, जिसमें आयु संरचना है, उसको थोड़ी बात समझिए. देखिए जो माइग्रेशन होता है वो हमेशा आइदर मैच्योर पीपल का होता है, बहुत लर्निड का होता है, या फिर उसके पास कोई कार्य करने की क्षमता होगी. सो दे विल बी अ मैच्योर पीपल. वो जब भी जितने भी जनसंख्या होंगे वो वयस्क जनसंख्या होंगे, प्रौढ़ जनसंख्या होंगे और उनमें कार्य करने की क्षमता होगी. मैं इसको एज कंपोजिशन से जोड़ना चाहता हूं कि देखिएगा गांव में डिपेंडेंट पॉपुलेशन रह जाता है. There may be child or senior citizen and all working population are moving towards urban area, जिसके कारण नगर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. वहाँ की आर्थिक क्षमता, वहाँ पे आर्थिक काम करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की क्षमता इसलिए कम होगी कि वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाता है. वर्किंग पॉपुलेशन टेंड टू मूव इन अर्बन एरिया, जिसके कारण उसको प्रोडक्टिविटी उस एरिया का चेंज आ जाता है. इसका एक और भी कहा, देखिए इस टर्म को ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं. जितने भी शिक्षित वर्ग हैं जिनमें कार्य करने की क्षमता है वो नगरीय क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण नगर के विकास की संभावना अधिक हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की संभावना शिथिल पड़ जाती है, कम हो जाता है. सो रूरल एरिया इज एरिया ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अर्बन एरिया इज एन एरिया ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. नाउ यू हैव लिटरेसी लेवल. अब देखिए पलायन वही करता है जिसके पास थोड़ी शिक्षा होती है, जो काम कर सकता है, कोई स्किल का व्यक्ति होता है. तो देखेंगे जब डेमोग्राफिक डेटा एनालिसिस होगा तो नगर का लिटरेसी हमेशा ज्यादा होता है और ग्रामीण क्षेत्रों की लिटरेसी कम होती है. ऐसा नहीं कि